नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं फिनॉल्स। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, फिनॉल की संरचना इस तरह की होती है। बेंजीन रिंग पर एक OH समूह लगा होता है, इसे हम फिनॉल कहते हैं। और भी फिनॉल्स होते हैं जिनमें 2 OH समूह या कोई और समूह लगा होता है। तो जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये फिनॉल है, ये हमारा क्रिसॉल है। अगर नाइट्रो समूह लगा हुआ है तो ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो अमीनो, इसे हम कैटेकॉल कहते हैं। जो OH अगर पॉली है, कई सारे OH समूह हैं तो उनकी अलग अलग स्थिति के आधार पर उनका नाम रखा जाता है, इसे हम कैटेकॉल कहते हैं। जब दोनों OH समूह ऑर्थो स्थिति पर हैं, अगर मेटा स्थिति पर हैं तो वो रिसोर्सिनॉल कहलाता है, और अगर पैरा स्थिति पर है तो उसे हम हाइड्रोक्विनॉल कहते हैं। इसी तरह से 3 अगर OH समूह उपस्थित हैं तो उसे पायरेगेलॉल, हाइड्रोक्सीक्विनॉन और फ्लोरोग्लूसिनॉल कहते हैं, ये तीनों। इसके आगे हम चलें तो फिनॉल को बनाने की विभिन्न विधियाँ। आप लोगों को जो मैंने पिछली नोट्स शेयर करे उनमें शायद कुछ बच्चों को जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं अब बुक से आपको कुछ सही तरीके से पढ़ा सकूं। बनाने की विधियाँ, विरचन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल हमें कोलतार में मिलता है। कोलतार आप सब जानते हैं, जो रोड पर काला मटेरियल बिखेरा जाता है जिसमें एक अलग सी अजीब सी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल, वो इस फिनॉल की होती है। तो इस फिनॉल को उस कोलतार में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हम इसमें क्षार डालते हैं, NaOH, और ये पहले उसका सोडियम सॉल्ट बन जाता है। फिर इसको बाहर निकाल कर इसका वापस कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये एक औद्योगिक विधि है जिसमें कोलतार के द्वारा फिनॉल को सेपरेट किया जाता है। सेकंड मेथड ऑफ सिंथेसिस, बनाने की दूसरी विधि है डायएजोनियम लवण से। डायएजोनियम लवण कैसे बनाया जाता है ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम किसी भी पदार्थ में NaNO2 और HCl को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डालते हैं तो वो मिक्सचर उसमें N2Cl इस तरह से जुड़ जाता है। जब माध्यम अम्लीय रखते हैं और हम इसका जल अपघटन करते हैं, किसका, डायएजोनियम लवण का, तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, फिनॉल बन जाता है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और HCl बाहर निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस, सोडियम सल्फाइड, सॉल्ट ऑफ बेंजीन अगर हम लेते हैं, उसकी हम क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। तो पहले स्टेप में हमें सोडियम फिनोलेट C6H5ONa और सोडियम सल्फाइड बाहर निकल जाता है। इसके बाद में इसको हम H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो Na2SO4 बाहर निकल जाता है और हमें फिनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस, हम बेंजील क्लोराइड की क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। हमें यहाँ पर ताप उच्च रखना पड़ता है, तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें ये पदार्थ मिल जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखाई दे रहा है आपको, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये कई प्रकार की सिंथेसिस अभिक्रियाओं में काम में आता है। प्राइमरी रिएजेंट होता है, इससे हम बहुत वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज़ C6H5 इसमें प्रेजेंट है, मेटल इसमें Mg प्रेजेंट है, तो इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। कई सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं जिनमें ये C6H5 की जगह एल्काइल दूसरा ग्रुप हो सकता है और इस ब्रोमीन की जगह आयोडीन, क्लोरीन इत्यादि हो सकता है। मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ज़रूर से होता है। तो जब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हमें C6H5OMgBr मिलता है, जिसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं। H+ लिखने का अर्थ यहाँ पर माध्यम हमने अम्लीय रखा है, तो हमें फिनॉल मिलता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस, सोडियम सैलिसिलेट से। ये एक बहुत अच्छा फर्दर सिंथेसिस के लिए पदार्थ है, सोडियम सैलिसिलेट। इसकी जब हम NaOH से अभिक्रिया कराते हैं
सोडियम सैलिसिलेट की NaOH से अभिक्रिया कराने पर हमें फिनॉल और सोडियम कार्बोनेट मिलता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस, इसे हम राशिक विधि के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम HCl को लेते हैं बेंजीन के साथ में और उत्प्रेरक काम में लेते हैं हम कॉपर आयरन का। तो इस ऑक्सीजन का उत्प्रेरक की अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं HCl और हमें ये मिलता है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका और टेम्परेचर हाई रखते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस क्यूमीन के द्वारा। क्यूमीन के द्वारा भी यहाँ पर सबसे पहले हम क्यूमीन को बनाते हैं। क्यूमीन से हम आगे फिर फिनॉल को बनाएंगे। क्यूमीन बनाने के लिए हम बेंजीन की अभिक्रिया H3PO3 की प्रेजेंस में किससे कराते हैं? प्रोपीन से कराते हैं। तो हमें आइसोप्रोपिल बेंजीन प्राप्त होती है जिसे हम क्यूमीन कहते हैं। ये क्यूमीन फिर आगे ये भी क्यूमीन है, आपको दिखाई दे रहा है। क्यूमीन को हमने बेंजीन के साथ इस तरह से लिखा हुआ है, ये क्यूमीन है। क्यूमीन को जब हम वायु के साथ प्रेशर देते हैं और टेम्परेचर देते हैं तो हमें जो क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड OOH ये हाइपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमें फिनॉल और बाय प्रोडक्ट के तौर पर एसीटोन प्राप्त होता है। इसकी एक पर्टिकुलर क्रियाविधि है, एक मैकेनिज़्म है जो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में श्रृंखला का स्टार्ट कैसे होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म यहाँ पर है। कुछ पद तक ये मुक्त मूलक क्रियाविधि चलेगी और उसके बाद में जब अंत में फिनॉल बनेगा तो आयनिक क्रियाविधि चलेगी। क्रियाविधि से आप सब अच्छे से समझते हैं, कोई भी अभिक्रिया किन किन पदों से होकर गुजरती है, उन सारे पदों को जब इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो उस अभिक्रिया की क्रियाविधि हो जाती है। यहाँ पर श्रृंखला आरंभ करने वाली विधि क्या है? जब यहाँ पर हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर कोई भी एल्काइल समूह जो उपस्थित है वो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ करके RH में बदलता है और हमें ये क्यूमीन का मुक्त मूलक प्राप्त होता है। ये मुक्त मूलक आगे विभिन्न अभिक्रियाएं देता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने आपको ध्यान है, हमने कहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर जिससे अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद हमें ये परऑक्साइड मुक्त मूलक मिल रहा है। इसमें फिर एक अणु क्यूमीन का और आकर के जुड़ता है, तो वो क्यूमीन का अणु यहाँ से जो हाइड्रोजन है, क्यूमीन में यहाँ हाइड्रोजन थी, वो हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल को दे देता है और एक मुक्त मूलक क्यूमीन का और बन जाता है। ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ आकर के जुड़ जाती है। इसके बाद में ये बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का अब यहाँ से आगे आयनिक क्रियाविधि शुरू हो जाती है। जल, अम्लीय जल हमने लिया है, जो हमने ऊपर देखा था H2SO4 की हमने अभिक्रिया कराई थी। ये H2SO4 की आपने यहाँ पर अभिक्रिया कराई है, तो यहाँ पर हमने जो माध्यम है वो अम्लीय कर दिया है। अब यहाँ से आयनिक क्रियाविधि शुरू हो जाती है जो आपको दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर अम्लीय माध्यम में H3O+ का अटैक होता है। फर्स्ट स्टेप में OH2 यहाँ पर बन जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है और फिर इसमें से OH2 बाहर निकल जाता है, तो ये ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। फिर इसके बाद में इसमें से फिनाइल समूह का स्थानांतरण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है पॉजिटिव चार्ज की वजह
से, तो एक फिनाइल समूह यहाँ चला जाता है और जो बनने वाला यहाँ पर कार्बोनियम आयन है वो स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। ये माइग्रेशन क्यों होता है? इस C6H5 समूह का इस स्थिति पर माइग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि ये और अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन, यानी ये जो कार्बोनियम आयन बना है ये टर्शरी कार्बोनियम आयन है, और अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, इसलिए एक फिनाइल समूह यहाँ से यहाँ पर माइग्रेट कर जाता है। उसके बाद में हम इसका जल से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर OH2 आकर जुड़ता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जल इसमें से एक H निकालता है और इस तरह से इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और C6H5OH इसमें से टूट के अलग हो जाता है और इसकी वजह से ये H3O+ में वापस कन्वर्ट हो जाता है, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो हमारा एसीटोन हमें एज बाय प्रोडक्ट मिलता है। ये इसकी पूरी क्रियाविधि है। तो क्यूमीन का निर्माण पहले और क्यूमीन द्वारा फिनॉल का निर्माण जो पहले मुक्त मूलक क्रियाविधि से चलता है और उसके बाद में आयनिक क्रियाविधि से चलता है। फिनॉल सिंथेसिस की क्यूमीन द्वारा एक विधि। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, हमने ये मॉलिक्यूल लिया है। इस मॉलिक्यूल को जब हम हीट करते हैं तो इसमें से ये जो एल्काइल समूह है वो माइग्रेट कर जाता है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। माइग्रेशन दोनों जगह पर हो सकता है, प्रेफरेबली पहली बार में अगर माइग्रेशन होता है तो ऑर्थो स्थिति पर होता है, लेकिन यदि दोनों ऑर्थो स्थिति समझते हैं आप, किसी भी समूह बेंजीन में किसी भी समूह के जस्ट पास वाले कार्बन को ऑर्थो, इसके बाद वाले को मेटा और लास्ट वाले को पैरा कहा है। तीन स्थितियाँ होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ये वाली स्थिति कहलाती है, किसी भी समूह के रेफरेंस में होती है। अगर बेंजीन पर पहले से कोई समूह लगा हुआ है तो उस समूह के रेफरेंस में स्थितियाँ होती हैं, वो है ये वाली है ऑर्थो। फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट वाली है पैरा, और फिर इसके नेक्स्ट ये वाली है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ये मेटा हुई और ये पैरा स्थिति। इसी तरह से इसके पास वाली ये वाली ऑर्थो, सेकंड मेटा और थर्ड पैरा स्थिति। तो अगर यहाँ पर ऑर्थो स्थितियाँ पहले से ब्लॉक्ड हैं, दोनों ऑर्थो स्थितियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक्ड हैं, ऐसी स्थिति में जो माइग्रेशन होता है इस समूह का वो पैरा पर होता है, हमें 85% प्रोडक्ट मिलता है। इसकी क्रियाविधि क्या होती है? अभिक्रिया की क्रियाविधि यहाँ दिखाई दे रही है आपको। जब हम इसको हीट करते हैं तो पहले एक मध्यवर्ती बनता है जो कि अस्थायी स्थिति होती है, और ये यहाँ से माइग्रेट कर जाता है और हाइड्रोजन यहाँ से टूट करके दिखाई दे रहा है आपको, इस पर चला जाता है तो फिनॉल का निर्माण होता है। अब ये माइग्रेशन इस CH2, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये CH2 जो ग्रुप है ये यहाँ से माइग्रेट होकर के इस कार्बन पर आता है। इसका हमें ये चीज़ हम ऐसे साबित कर सकते हैं कि अगर हम कार्बन की लेबलिंग कर दें, कार्बन C12 होता है, लेकिन यहाँ पर हम अगर C13 ले लें, कार्बन उसका आइसोटोप ले लें, तो स्टडी जब हम इसको हीट करते हैं तो पाते हैं कि ये जो C13 हमने आइसोटोपिक कार्बन लिया था वो इस पर जाकर के जुड़ता है। तो ये साबित करता है कि जुड़ाव इस तरह से राउंड में यहाँ से होकर के और फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड का, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है ये दिखाई देती है, ये माइग्रेट करके यहाँ पर फिनॉलिक समूह का निर्माण करती है। चलिए इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।